हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं ने अपना न्यू चैनल खोला है यूट्यूब। इसमें मैं आपको जीके से रिलेटेड टॉपिक्स को बताऊंगी, काफ़ी अच्छे से नोट्स के ज़रिए बताऊंगी, ताकि अगर आप सीडीपीओ या बीपीएससी इस तरीके का एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल हो मेरा नोट्स। तो फ्रेंड्स, मैंने इसी को सोचकर बनाया है और बहुत सारी मैंने बुक को कलेक्ट किया और उसमें बहुत सारी चीज़ों को मैंने एक जगह कलेक्ट किया और मैंने नोट्स बनाया है, ताकि आप लोगों को कहीं भी और जाने की ज़्यादा खोजने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ इस नोट्स के ज़रिए आपको मिल जाएगी जो जो ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, अगर जो मैं टॉपिक बताऊंगी उससे रिलेटेड सारी चीज़ें उस टॉपिक में मौजूद होंगी। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा जो टॉपिक है, गांधी जी ने क्या क्या आंदोलन किए, है ना। गांधी जी का जो हमारे भारत के आंदोलन में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है आज़ाद कराने में। तो उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है, भारत में आंदोलन लड़े हैं बहुत सारे और एक अहम भूमिका निभाई है उसमें। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले क्यों ना गांधी जी के द्वारा लड़े जाने वाला जो आंदोलन है उसके बारे में मैं टॉपिक वाइज हर एक करके मैं बताऊं, और उसकी वजह क्या है इसके भी बारे में बताऊं, और क्या कारण रहे, किन लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया और किस तरीके से उन्होंने जो आंदोलन लड़े उसमें जीत हासिल की, या फिर जो भी बदलाव देखने को मिले हमारे देश में, उस तरीके की चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। फ्रेंड्स, गांधी जी के द्वारा लड़ा जाने वाला पहला भारत का सफल आंदोलन था ये। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। तो फ्रेंड्स, गांधी जी के बारे में बता रही हूँ कि गांधी जी के द्वारा लड़ा जाने वाला भारत का पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन था, जो 1917 में लड़ा गया। देखिए, भारत में जो गांधी जी का पहला आंदोलन था वो चंपारण आंदोलन था, जो 1917 में लड़ा गया। इसमें देखिए, चंपारण आंदोलन को चंपारण सत्याग्रह क्यों कहा जाता है। देखिए, ये भी सवाल उठता है कि चंपारण आंदोलन को चंपारण सत्याग्रह क्यों कहा जाता है। तो इसका भी मतलब बता रही हूँ। इसलिए कहा गया क्योंकि गांधी जी ने इस आंदोलन को अपने सिद्धांतों यानी सत्य और अहिंसा के आधार पर बनाया था। तो फ्रेंड्स, जो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह क्यों कहा गया, तो गांधी जी के सिद्धांत यानी सत्य और अहिंसा पर बनाया गया ये आंदोलन था, इसलिए इसे चंपारण सत्याग्रह कहा गया है। और देखिए फ्रेंड्स कि अब जो चंपारण सत्याग्रह हुआ उसके क्या रीजंस रहे, उसका बैकग्राउंड हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह रही होगी कि आंदोलन की शुरुआत ही हुई। तो हम लोग जानते हैं कि 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान कर दी। इसी समय से बिहार के आर्थिक शोषण की गतिविधि तेज हो गई। देखिए फ्रेंड्स कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, और जो मुगल बादशाह थे उस वक्त के शाह आलम द्वितीय, उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान कर दी, और उसी समय से बिहार के आर्थिक शोषण की गतिविधि भी तेज हो गई। और इसी के संदर्भ में चंपारण सत्याग्रह का हम वर्णन करते हैं। अब फ्रेंड देखिए, चंपारण सत्याग्रह का मूल कारण भी हम जानेंगे कि प्रेजेंट में ऐसा जो क्या हो रहा था, जो सत्याग्रह हुआ, आंदोलन शुरू हुआ। तो प्रेजेंट की बात करें तो 3 कठिया पद्धति था, है ना। इसके अंतर्गत यानी हम बताएं कठिया का पद्धति का मतलब समझा रहे हैं कि 1 बीघा जमीन में 3 कट्ठा जमीन पर अनिवार्य रूप से नील की खेती की जाती थी। देखिए, जिसके पास 1 बीघा जमीन हो, मतलब 1 बीघा जमीन में 3 कट्ठा पे नील की खेती होती थी, यानी 20 कट्ठा में 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है, और 1 बीघा में 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था, यानी होती ही थी। अब देखिए, किसान इस खेती से बहुत परेशान थे। क्यों थे? तो भूमि की उर्वरता शक्ति का धीरे धीरे कम होना, दूसरा नील की खेती से खाद्यान्न फसलों में कमी आ जाती थी, जिसकी वजह से अकाल और भूखमरी जैसी समस्या का सामना करना पड़ता था।
नील का उचित मूल्य नीलहे कृषक को नहीं देते थे, जिससे कृषक की स्थिति दयनीय हो गई थी। तो ये क्या वजह रही इनकी परेशानी की कि किसान क्यों परेशान थे नील की खेती से? तो परेशानी ये थी कि जो भूमि थी उस पर नील की जो खेती होती थी काफी रिस्की था, तो इसलिए जो उर्वरता शक्ति थी उसकी वो खत्म हो रही थी धीरे धीरे। मतलब उसमें अब कोई अनाज ना हो इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। और दूसरी बात, जो नील की खेती होती थी उससे खाद्यान्न फसलों में कमी आ जाती थी, और जिसकी वजह से अकाल और भूखमरी जैसी सिचुएशन को झेलना पड़ता था किसान को बहुत ज्यादा। जो रिस्की है, भूखमरी हो जाती थी तो किसान को खाने पीने के जो है लाले पड़ जाते थे। तीसरी जो वजह मैंने बताई कि नील का उचित मूल्य नीलहे कृषक को नहीं देते थे, यानी जो नील खरीदते थे, नील की खेती होती थी, जो नील बिकते थे, तो वो नीलहे जो खरीदने वाले को कहा है उन्होंने वो कृषक को नहीं देते थे उचित मूल्य उसका। जैसे कृषकों की स्थिति दयनीय हो गई थी काफी, क्योंकि भूखमरी जब सिचुएशन हो जाएगी, खाने पीने को नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा। इस तरह की स्थिति को उत्पन्न हो जाती थी किसानों के साथ। तो अब क्या किया जाए, तो मोतिहारी के समय मुरली भरहवा के रहने वाले राजकुमार शुक्ल और ब्रिजेश कुमार प्रसाद ने 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी से मिलकर चंपारण आने का आग्रह किया था। देखिए, मोतिहारी के समय मुरली भरावा नाम गांव था एक, है ना। उस गांव में रहते थे कौन? राजकुमार शुक्ल और ब्रिजेश प्रसाद। इन्होंने जब गांधी जी 1916 में कांग्रेस यानी लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में आए हुए थे, तो इन्होंने सोचा कि हम जाकर गांधी जी को चंपारण आने का आग्रह करें, यानी उनको निमंत्रण दें कि वो आए और हमारी परेशानियों को समझें। तो इसलिए वो वहां गए। और 1908 की बात करें हम, कि 1908 में तीन कठिया व्यवस्था में कुछ सुधार लाने की कोशिश की गई थी 1908 में, लेकिन किसान की गिरती हालात पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 1960 में जो उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और बागान मालिक की बात करें, कि बागान मालिक किसानों को अपनी उपज एक निश्चित धनराशि पर केवल उन्हें बेचने के लिए ही मजबूर करते थे, पर यह राशि बहुत कम थी, है ना, बहुत कम थी। और जर्मनी के वैज्ञानिक ने कृत्रिम नील रंग का उत्पाद करना शुरू कर दिया था। अब देखिए, ये तो मजबूर करते थे उन्हें उन अपने हिसाब से बेचने के लिए, उन्हें मजबूर करते थे। और दूसरी बात, उन्होंने जर्मनी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम नील रंग के उत्पाद करने शुरू कर दिए थे, इससे उनकी स्थिति और भी खराब हो गई। और कांग्रेस के जब मंच में सभी चंपारण सत्याग्रह, जब ये लोगों ने 1916 में की बात जो हम कर रहे थे अभी, कि ब्रिजेश प्रसाद ये लोग जो आमंत्रित करने गए थे गांधी जी को, तो यहाँ देखिए वहीं उसी के मंच, कांग्रेस के मंच से चंपारण सत्याग्रह का समर्थन किया गया। ये वहां से उसकी शुरुआत हुई। और जब गांधी जी 1917 में मोतिहारी के समय जसौली पट्टी नामक गांव से सत्याग्रह शुरू किया, वहाँ जिला कार्यालय में गए थे गांधी जी, तो यह मेंशन कर दिया मैंने। तो यहाँ देखिए, जब गांधी जी ने 1917 में वो गए, स्टार्टिंग जहाँ से हुई, शुरुआत हुई वो कहाँ से, 1917 में मोतिहारी के समीप जसौली पट्टी नामक गांव था, जहाँ से सत्याग्रह की शुरुआत हुई, है ना। इसके बाद गांधी जी के समर्थन में कौन कौन जो लोग थे उनका समर्थन किया उस सत्याग्रह में गांधी जी का, तो कर रहे थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, बाबा नरहरि पारिक, अनुग्रह नारायण सिंह, ये लोग शामिल। तो देखिए, जेबी कृपलानी, धरणीधर प्रसाद, गोरख प्रसाद शामिल थे। ये काफी लोग थे, इन लोगों ने सपोर्ट किया गांधी जी का, बहुत अच्छे से समर्थन किया था। और गांधी जी उस समय जो बिहार का तत्कालिक राज्यपाल था, देखिए मैं हर चीज मेंशन की हुई है तो आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी। उस समय बिहार का जो तत्कालिक उप राज्यपाल था वो अल्बर्ट गेटे था, जिसने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया था, यानी अल्बर्ट गेटे। ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी पूछा जाता है ये सब, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अल्बर्ट गेटे था, वो गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आग्रह करा था। गांधी जी ने आदेश मानने से इनकार कर दिया।
था, क्योंकि गांधी जी इनकार कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि जो रिपोर्ट आई थी उस पर उन्होंने साइन भी किया और नहीं भी किया, वो कानून का भी उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। और दूसरी बात, वो जिस काम के लिए आए थे, लोगों के लिए, किसानों के आंदोलन के लिए करने के लिए, किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए आए थे, तो उन्होंने वो फर्ज भी निभाया। और अब जाकर तब उन्हें तत्काल ही गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। ये उनके साथ घटना हुई। उसके बाद बिहार सरकार ने कमिश्नरी और जिला न्यायालय को यह आदेश दिया गया कि मुकदमे को वापस ले लिया जाए। तो गांधी जी तत्कालिक बिहार का ये भी आया कि गांधी जी को छोड़ दिया जाए, और इसके साथ ही साथ गांधी जी को इस किसी प्रकार का आंदोलन करने से निषेध कर दिया गया, यानी मना कर दिया गया गांधी जी को कि वो। फिर बात हुई है कि इसी क्रम में सबसे पहले गांधी जी ने बिहार के किसानों की समस्याओं को समझा, विशेषकर चंपारण के किसानों की समस्या को समझा। काफ़ी हद तक उन्होंने किसानों की समस्याओं को समझा, जाना। फिर गांधी जी के दबाव पर सरकार ने चंपारण एग्रियन कमेटी का गठन किया, यानी एग्रियन यानी कृषक समिति का गठन किया सरकार ने, जिसके गांधी जी ही इस कमेटी के सदस्य थे। और गांधी जी इस कमेटी के सदस्य थे, और इस कमेटी में यह सिफारिश की गई कि 3 कटिया व्यवस्था समाप्त कर दी जाए, और इसके साथ ही साथ जो अन्य कर समाप्त कर दिए जाएं जो किसानों को देने पड़ते थे। उनका कहना था, जो एग्रियन कमेटी यहाँ पे लागू हुई, गठन हुआ, जिसके सदस्य गांधी जी थे, तो उसमें उनका क्या कहना था कि उनकी सिफारिश थी कि 3 कटिया पद्धति समाप्त कर दी जाए, और जो किसानों को देने पड़ते थे साप्ताहिक कर, जो सप्ताह व अन्य कर सप्ताह कर समाप्त कर दिए जाएं, जो कर देने पड़ते थे। तो बढ़ाए गए लगान की दरों में कमी की जाए, और वसूली के अवैध वसूली के रूप में जो किसानों से की जा चुकी थी, उसका 25% किसानों को लौटाया जाए। ये बहुत ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि 25% किसानों को लौटाया जाए, और जो अवैध वसूली की गई थी। तो यहाँ पे ये सारी बातें, और कमेटी इसी सिफारिश को 1919 के चंपारण एग्रियन एक्ट को पारित किया गया। 1919 में एग्रियन एक्ट को पारित किया गया, और मतलब उसमें मंजूरी दे दी गई। ठीक है, तो गांधी जी के सारी जो डिमांड थी वो पूरी की गई। तो इस प्रकार गांधी जी के नेतृत्व में बिहार की धरती पर गांधी जी का पहला सफल आंदोलन था ये। गांधी जी ने इस आंदोलन को लड़ा और वो सफल रहे, और उनके नेतृत्व में बिहार की धरती पर कहें तो पहला सफल आंदोलन रहा उनका। और गांधी जी यहीं से मोहनदास करमचंद से महात्मा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। महात्मा जो थे, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ उसी दरमियान जो उन्होंने सफलता हासिल की, तो वहां से वो महात्मा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और चंपारण सत्याग्रह से राष्ट्रीय आंदोलन का परिवर्तन बिंदु था। राष्ट्रीय आंदोलन का परिवर्तन बिंदु चंपारण सत्याग्रह था। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको गांधी जी का हमारे भारत की धरती यानी बिहार सफल आंदोलन के बारे में बताया, और काफ़ी सफल आंदोलन रहा, और किस तरीके से उन्होंने लड़ा ये भी मैंने बताया। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, पसंद आया, और आपको आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल हो। तो फ्रेंड्स, अब थैंक्स, अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे। ओके, बाय।